का बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच हरिभूमि के इस जिला संवाद कार्यक्रम में जो हम इस कला मंदिर में कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आपके धैर्य की सराहना करता हूं कि लोग अपने घर में अपनी पत्नी की या अपने पति की इतनी देर नहीं सुनते। आप इतनी देर से मंच की सुनने के लिए सामने बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो ये ताली तो आपने अपने लिए बजाई, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मंच पर 3 जनप्रतिनिधि और एक भावी जनप्रतिनिधि मौजूद है, तो उनके सम्मान में भी अगर आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो कुल मिलाकर हम दुर्ग की अतीत और भविष्य की बात करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। 4 महानुभाव मेरे साथ में मौजूद हैं। 2 विधानसभा में वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 और शख्स मेरे साथ बैठे हैं, वो कभी भी कहीं भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसी संभावना उनको चाहने वाले मानते हैं। तो ऐसी संभावनाओं के साथ हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। और शुरुआत हम रिकेश सिंह जी से करते हैं, क्योंकि रिकेश सिंह जी विधानसभा में सरकार की तरफ से काफी पैरवी करते हैं। पर रिकेश सिंह जी जानना ये चाहते हैं कि जिस दुर्ग की खनक और जिस दुर्ग की धमक 5 साल तक पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रही थी, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां से था, प्रदेश का गृह मंत्री यहां से था, और अड़ोस पड़ोस से भी मंत्री भले ही थे पर फिर भी माने जाते थे कि दुर्ग से ही मंत्री हैं। ऐसी धमक और चमक के बीच में ये 2 साल कितने रिश्ते बीते, थोड़ा इसमें बताओ ना, कैसा चल रहा है? कितना लोग यहां के लोग महसूस कर रहे हैं कि क्या थे हम और अभी क्या हो रखे हैं हम? देखिए, एक तो सबसे पहले भिलाई नगरी जो शिक्षा दानी है, खेल दानी और कला दानी है, ऐसे स्थान पे आपने आईएनएच का आज ये संवाद कार्यक्रम रखा है, उसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। देखिए, जो जहां थे कहां है ये सबके सामने है। जो कभी मुख्यमंत्री होते थे इस दुर्ग जिले में, वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जो अलग अलग होते थे वो सब अलग अलग स्थान पे हैं। और दुर्ग जिले की खनक कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि एक राजनीतिक केंद्र बिंदु है दुर्ग जिला, और उसमें आप भिलाई को ले ले तो भिलाई की अपनी एक गरिमा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की खनक में कोई कमी आई है, बल्कि हम सब लोग भी समय समय पे सदन में हो, सरकार में हो, अपनी बातों को रखते हैं, संवाद करते हैं, विषय को रखते हैं, और वो सबके सामने जो है उसका समाधान भी होता है। तो ये है सरकार। नहीं, पहले सरकार दुर्ग से चला करती थी, अब यहाँ पे कुछ सरक वरक रहा है कि नहीं सरक रहा है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा बताओ तो सही कि 2 साल में क्या तीर मारे आप लोग यहाँ पर? क्या अगर जिले से अगर कोई मुख्यमंत्री हो दुर्ग जिले से, तभी क्या सरकार चलेगी? ये तो संभव नहीं है। सरकार अगर कहीं के भी अगर जसपुर से अगर हमें मुख्यमंत्री मिले और प्रदेश में अगर साइंस आई की सरकार है और हर काम जो है गति से साइंस आय चल रहा है, तो ये तो उपलब्धि है सरकार की। और इन 2 वर्षों में तो थोड़ा बताओ तो सही ना, मतलब बात तो आप सारी कह रहे हो साइंस चल रही है, पर कुछ तो गिनती में भी गिना दो ना भैया, ये हुआ है। देखिए, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना है, योजनाएं तो इतनी ज्यादा है कि हम गिनाते गिनाते जो है समय का जो अवधि, हमारे पास समय है, आप गिनाओ। समय की भी अवधि खत्म हो जाएगी। देखिए, राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम चल रहा है। जितनी भी मोदी गारंटी थी लगभग जो है सभी पूरी हो रही है, जिसमें महतारी वंदन योजना से लेकर सारी योजना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी है। देखो सर, अब युवाओं के लिए अब हम बात कर रहे थे दुर्ग की, अब हमें प्रदेश में बहका दिया रिकेश भाई। नहीं, मैं अगर आप दुर्ग के विषय पे अगर बात कर रहे हैं तो दुर्ग में बड़े बड़े अमेंडमेंट पास हुए हैं, बहुत सारे। आप देख रहे हो कि जितने फ्लाईओवर की बाढ़ आई है वो सारे जो है हमारी सरकार की देन है। कौन कौन से फ्लाईओवर में बह गए हम लोग, बाढ़ आ गई है तो ये तो पता चले। वो धमदा के पास में एक राजीव गांधी सेतु कब से कंडम करा रहे हैं, अभी भी बाहरी वाहन उसी पे दौड़ रहे हैं, कब क्या हादसे का इंतजार कर रहे हैं? राजीव गांधी सेतु जो है उनका वो था, और अभी जितने निर्माण हमने किए हैं आप देखेंगे कि फ्लाईओवर, अगर पिछली सरकार ने भी, यहाँ पे मैं कुछ पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था, हमारी सरकार की देन को अपनी सरकार की देन गिना रहे थे। तो देखिए, आज जितने भी आज डेवलपमेंट हुए, तो मैं तो बोलता हूं कि पिछले 5 साल में वो डेवलपमेंट रुक गए थे। जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस गति से प्रारंभ किया था, वो गति जो है अब इन 2 सालों में दिखाई दी है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, युवाओं की बात हो,
किसानों की बात हो, हर क्षेत्र में सबसे बड़ा डेवलपमेंट अगर भिलाई को अगर शिक्षा धानी कहा जाता है तो दुर्ग में जो है आईटी पार्क की स्थापना से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक कई ऐसे बड़े काम है जो मैं आपको बता सकता हूं, गिना सकता हूं। अभी हमने यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे काम किया, चाहे वो रुंगटा को प्राइवेट यूनिवर्सिटी देने की बात हो, चाहे शंकर को यूनिवर्सिटी देने की बात हो। अलग अलग विषयों में, अलग अलग विभागों में जो है काफी डेवलपमेंट हुए हैं। देखो, मैं ललित जी के पास आऊं उससे पहले एक सवाल और कर लेता हूं आपसे। आपने बताया कि रमन सिंह जी के समय पे जो काम चल रहा था दुर्ग में, वो 5 साल काम रुक गया। बड़ी कमाल की बात कही आपने। मतलब सम्माननीय भूपेश बघेल जी यहां से मुख्यमंत्री थे जो इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री थे, पर्यटन मंत्री थे, वो भी इसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो देवेंद्र यादव के रूप में भी एक संघर्षशील नेता यहां पर था, वो भी इसी क्षेत्र से थी। फिर भी दुर्ग का काम रुक गया। यानी कौन दुर्ग से नाराज था? भूपेश बघेल को दुर्ग पसंद नहीं था, ताम्रध्वज साहू जी का मन दुर्ग में नहीं लगता था, या देवेंद्र यादव की कोई नाराजगी थी? मतलब 5 साल काम क्यों रुका रहा? इतने बड़े बड़े नेता थे और रिकेश सिंह ये बता रहे हैं कि काम रुका हुआ था। इनमें से कौन दुर्ग से इतना नाराज था रिकेश भाई? देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए जी कि पूरे दुर्ग जिले की चिंता तो किसी भी नेता ने नहीं की। अगर कुछ अपने विधानसभा तक लोग सीमित रह गए। आज एक बात बताइए, प्रेम प्रकाश जी पांडे जी ने जो विधानसभा अध्यक्ष रहते तक शिवनाथ नदी से जल लाने का यहाँ पे काम किया, उसे जो है पाइपलाइन आगे बिछाने का, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत टंकी बनाने का काम सिर्फ अभी ये 2 सालों में क्यों हुआ, पिछले 5 साल में क्यों नहीं हुआ? क्या ये अंतर आपको नहीं दिखता? जितने डेवलपमेंट के काम थे, आप एक बात बताइए, इनके तो आपस में जो झगड़े थे, चाहे आपने जितने बड़े नेताओं के नाम गिनाए हैं, ये तो इसी कंपटीशन में रह गए कि पाटन विधानसभा में सबसे ज्यादा काम और हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं। ये कंपटीशन भी तो दिखा पिछले 5 सालों में। और मुझे बताइए, पूरे दुर्ग जिले को लेकर ऐसा कौन सा बड़ा निर्णय हुआ जिसको लेकर मैं इन्हें साधुवाद दूं या बधाई दूं? निर्मल कोसे जी ने प्रेम प्रकाश जी को धन्यवाद दिया कि IIT आपने लाया। पानी के विषय पे नीरज जी ने प्रेम प्रकाश जी को धन्यवाद दिया। मैं किस बात को लेकर भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूं? मैं जिस विधानसभा से अच्छा, भूपेश जी को कोई धन्यवाद मत दो रिकेश जी, आपकी बात मंजूर। देखो, कांग्रेस के 2 नेताओं के आपने नाम बताए पूर्व वाले सत्र के आधार पर कि देखो इन्होंने प्रेम प्रकाश जी का धन्यवाद दिया। अब आप तो भाजपा के नेता हो, 2 साल से अति सक्रिय विधायक के तौर पर भी देखे जाते हो। किसी मामले में विष्णुदेव साय जी का तो धन्यवाद दो, कुछ तो बताओ। आप देखिए, मैं लगातार आपको ये विषय कह रहा हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में ही तो प्रदेश चल रहा है। आज की युवाओं के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, सबके क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। मैं ललित जी के पास आता हूं और ललित जी बातचीत को आगे विस्तार देते हैं। एक विषय के संदर्भ में ध्यान लेकर आता हूं। इस प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ओम प्रकाश चौधरी, बड़े विजनरी लीडर माने जाते हैं। पर्यावरण भी उनके पास है, आवास भी उनके पास है। उन्होंने एक दृष्टि दी रायपुर और दुर्ग को जोड़ने की। उन्होंने बताया SCR, स्पेशल कैपिटल रीजन, विशेष राजधानी क्षेत्र। थोड़ा बताइए कि इसमें क्या काम आगे बढ़ा, या बिल्डर्स ने जमीनें ठीक ठाक इकट्ठे कर ली हैं, काम जब भी बढ़ेगा बिल्डर बन जाएंगे, लोगों का पता नहीं। थोड़ा बताओ तो सही। सबसे पहले INH और हरिभूमि की बहुत बहुत बधाई कि आज एक संवाद कार्यक्रम यहां पे रखा गया 2 साल हमारी सरकार के होने पे। सबसे पहले मैं, जो आप सब जो जानते हैं कि ये पहली सरकार है विष्णुदेव की सरकार पूरे भारत में कि अपनी संकल्प को करने वाली, जितने भी बड़े संकल्प थे उन बड़े संकल्प को पूरा करो भी पहले साल में। अगर कोई सरकार की है तो विष्णुदेव की सरकार आप उठा के देख सकते हैं, चाहे वो 2 साल का बोनस हो, चाहे धान खरीदी का काम हो, 21 क्विंटल का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने का काम जो रुका हुआ था 5 सालों में, 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का काम, चाहे महतारियों को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन 1000 रुपया देने का काम, इसी को बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये हमारा मंत्र है और इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आपने दूसरी बात कही कि विशेष कैपिटल, तो निश्चित तौर पे जब कोई बात हम लोग करते हैं उसमें समय लगता है,
और उसमें काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी उसमें वो जमीन पे और धरती में दिखने को मिलेगा। नहीं, अभी अभी आप लोगों की बैठक भी हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आप लोगों के साथ संवाद किया था, तो कुछ आपको महसूस हुआ होने वाला है? भाई 2 साल पहले जनता के बीच गए थे, उसमें तो जनादेश लिया है, पर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जनादेश रहेगा। 3 साल बाद आपको जनता के पास फिर जाना है। तो मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसमें क्या उम्मीद जागी ललित भाई को? 3 साल बाद जनता के बीच जा पाएंगे या पहले ही हाथ जोड़ जाएंगे? निश्चित तौर पे आपको मालूम है, आप हमारे लगातार छत्तीसगढ़ को कवर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लगातार आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है जी। इसमें कहीं कोई शंका नहीं। आने वाले समय में, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं जनता के बीच जाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, और जो जो हम लोग जनता के बीच में बोले हैं उसको कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी कुछ बचा होगा उसको भी पूरा हम लोग करेंगे। वो तो ठीक है, पर आपने राज्य की बात बताई नहीं। इतनी बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक में बात क्या हुई? बात हमेशा जब सरकार की बात होती है, अधिकारी बैठते तो हमेशा अपने प्रदेश के हित की बात करते, प्रदेश को हम कितने अच्छे काम कर सके, हमारी और क्या अच्छी अच्छी योजना जो यहाँ की जनता को हम दे सके, उस विषय पे ही बात होता है। और निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाता हूं मैं इस मंच के माध्यम से, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो हम लोग विकसित भारत की कल्पना की है 2047 में, उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इस बात का आपको विश्वास है? छत्तीसगढ़ के रोल के संदर्भ में तो हमें भी भरोसा है, पर ललित भाई ने क्या बताया विष्णु देसाई जी को, क्या अगर आप चाहते हो कि 3 साल बाद रिकेश सेन मैदान में जाए, 3 साल बाद ललित चंद्राकर भी जनता का समर्थन लेने के लिए जनता के बीच में जाए, तो क्या वो दुर्ग में कर दें ताकि आप जा पाएं? क्या आपको विजन दिखता है, क्या आपको दृष्टि दिखती है कि ये काम हमें यहां कराने हैं? इसके संदर्भ में कुछ रोशनी देंगे? देखो, हम सब जानते हैं हम कितना भी काम करा लें, कमी तो रहती है। काम अनवरत चलने वाली चीज है, और कमी तो जब तक ये संसार रहेगा तब तक रहेगा, इसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन हमारा प्रयास है, जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो पूरा जवाब लेके जाएंगे, और जो जनता के जो बीच में जवाब है, जो उनके मन में, उसको पूरा हम जवाब देंगे। और देखो ललित भाई, क्या है, धार्मिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं वो तो राजनीति में बहुत उम्मीद देख रहे हैं, पर ललित भाई तो राजनीति में ठीक ठाक सफल आदमी है। कहा धर्म वर्म में जा रहे हो कि दर्शन हमें बता रहे हो? हमने तो सीधा सीधा सवाल किया ललित भाई, भाई थोड़ा बताओ तो सही, क्या कराओगे अगले 3 साल में? अपने क्षेत्र के लिए बताओ कि भाई दुर्ग ग्रामीण के लोगों ने मुझे चुना है, अगले 3 साल में मैं दुर्ग ग्रामीण में ये कराने वाला हूं। तो साहू जी की कुछ तो धड़कन बढ़ाओ। दुर्ग ग्रामीण में दुर्ग ग्रामीण को आप जानते हो कि दुर्ग ग्रामीण में एक खेल का बहुत बड़ा स्कोप है वहां पे जी। वहां पे हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। मेरा प्रयास है, अभी ग्राम खमरिया और पुरई में हम कुछ जमीन को अधिग्रहण किए हैं, सरकार को सौंपे। उसमें खेल का एक बड़ा, खेलो इंडिया के तहत हम एक वहां के खिलाड़ियों के लिए बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, और जो लगभग बहुत कुछ काम हो चुका है, आने वाले समय में वो दिखेगा। दूसरा एक कॉलेज का है, एजुकेशन के क्षेत्र में, जो आपको मालूम हमारा जो रिसाली है, लगभग वहां की जमीन बीएसपी की है जी। बीएसपी से काफी बातचीत चल रही है, और कॉलेज हमारा खोलने का, वहां पे एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है रिसाली पे है, लेकिन वो छोटा सा है, उसको बड़े स्तर में चलो, तो उसकी भी हम लोग को प्रयास कर रहे हैं। और एक पानी का बहुत बड़ा समस्या है हमारे रिसाली में, और उस आने वाले 50 साल तक उसकी समस्या ना हो, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं, और उसका बजट बना लिए हैं, सरकार को भेज दिए हैं, और प्रयास करेंगे वो काम हमारे इस सरकार में रहते रहते हो जाए। बड़ी मेहनत की आपने, बड़ा समय ले लिया आपने। ये बताने में किस बात से डर रहे थे आप, जो हमें बता नहीं रहे थे? हम तब से पूछ रहे थे ललित भाई क्या करोगे, क्या करोगे, क्या डर था? ताम्रध्वज साहू जी को पता ना चल जाए, इसलिए नहीं बता रहे थे? नहीं, खुला किताब है, खुला किताब है, खुला किताब है भाई। तो अब किताब आगे की भी पढ़ते हैं। भाई राकेश जी हमारे साथ है, पर मुझे लगता है कि थोड़ी बात मुकेश जी से कर लेते हैं। राकेश भाई, तो मुकेश जी 2 साल के संदर्भ में तो हम इनसे ये पूछ रहे हैं, भाई 2 साल में क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा बताया, फिर हमने पूछ लिया कि भाई 3 साल में क्या करोगे। पर आपसे तो जानना ही है कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ, 2 साल में समझ पाए क्या? सर्वप्रथम तो
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सत्ता पक्ष से इतने कड़े सवाल मजा लेके पूछे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके सामने निश्चित रूप से विजन की और ठोस प्लानिंग की कमी है। अभी जैसे हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी का कहना था कि आज भी वो माननीय रमन सिंह जी के और माननीय प्रेम प्रकाश जी के पांडे के कार्यकाल को ही बात कर रहे हैं। अपनी कार्यकाल विगत 2 सालों में जो बाय बाय की सरकार है उसके बारे में जो आप साय साय बोले तो उसके बारे में वो अभी तक कोई बात रख नहीं पाए। रह गई बात कि आप कोई भी एक फील्ड जिसपे मैं ओपन डिस्कशन करने का तैयार हूं, जो विजन पे है, प्लानिंग पे, वो बात कर लें। सुनो सर, हमने सवाल आपसे पूछा है राजनीति शास्त्र का। तो मुकेश चंद्राकर जी, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, आपसे उत्तर भी हमें राजनीति शास्त्र का चाहिए, अर्थशास्त्र का नहीं। हमारा सवाल दोहराते हैं आपसे भाई। इनसे तो 2 साल के संदर्भ में हमने पूछा ये कि 2 साल में क्या किए। आपसे सवाल ये था कि भैया 5 साल में क्या किए, ये 2 साल में समझ पाए जो आपके साथ ऐसा हुआ। तो थोड़ा तो इसके विषय में बताओ ना कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। सब कुछ अच्छा करने का दावा करते थे, फिर भी निपट गए 2 साल पहले। 2 साल में समझ पाए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। बस ये है कि हम लोग झूठी दिलासा नहीं दे पाए, झूठे आश्वासन नहीं दे पाए। जो काम किए फ्लोर पे किए, और शायद ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को, मतलब आपका क्या मानना है कि मतलब चाहे वो दुर्ग ग्रामीण की जनता हो, चाहे वो दुर्ग शहर की जनता हो, और चाहे वो वैशाली नगर की जनता हो, उसमें समझ की कमी रही। आपने काम बहुत अच्छा किया फिर भी जनता समझ नहीं पाई, यह आपका आशय है? या आप 2 साल बाद समझ पाए कि हमने काम ही गलत किया था इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया? देखिए, हमने काम तो बहुत ही, हमारी सरकार ने काम तो बहुत ही किया था। चाहे आप दुर्ग ग्रामीण की बात करें, वैशाली नगर की बात करें, भिलाई नगर निगम की बात करें। लेकिन ठीक है, पब्लिक ने हमको किया तो हार हुई, और हार को हम स्वीकार करते हैं, ये तो निश्चित। मतलब काम अच्छा करने के बावजूद भी जनता ने निपटा दिया। आप इस आकलन पे हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया था, गलत जनता ने किया। नहीं, जनता का जो निर्णय था वो सर्वोपरि है, हम स्वीकार करते हैं। नहीं। लेकिन रही बात विकास की, तो विकास में किसी भी तरीके से कांग्रेस की चुनाव सरकार केवल विकास पर थोड़ी होता है, और भी कई मुद्दे होते हैं। कितना आसान सा सवाल आपसे पूछा, बंद कमरे में उत्तर देना चाहते हैं या मंच पर देना चाहते हैं? भाई सब कुछ अच्छा किए तो हारे क्यों? नहीं तो आप समझ पाए 2 साल में या गड़बड़ ये कर गए थे इसलिए हार गए। लक्ष्यदार भाषण नहीं दे पाए हैं? लक्ष्यदार भाषण नहीं दे पाए। तो मतलब आपका मानना है कि 2018 में भाषण अच्छा देना आता था, 2023 तक आते आते अच्छा भाषण देना भूल गए। चलिए मुकेश भाई, अभी 2 साल में भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पर हमारे साथ में राकेश पांडे जी हैं। पांडे जी अभी बड़ा आयोजन करके फुर्सत पाए हैं, जिनकी पूरे देश में धूम है। आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी राम कथा करा के अभी फुर्सत पाए हैं राकेश भाई। तो आज जानना यह है कि आप तो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो, तो राजनेता का ये धार्मिक आयोजन के प्रति जो प्रयास बढ़ा है, ये क्या है? थोड़ा इसके विषय में बताओ ना। बाकी तो साजिश आपके साथ करते ही, हमारे माइक वाले भी साजिश कर गए आपके साथ। हेलो, सबसे पहले हमारा INH चैनल, हमारी हरिभूमि और हमारे बहुत ही जागरूक हिमांशु जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2 साल का लेखा जोखा मांग करके आपने निश्चित तौर पे हम सभी को जागरूक किया है। इस प्रयास के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। एक बार जोरदार तालियां राकेश भाई के सामगोईदा के लिए। रही दूसरी बात धार्मिक आयोजन की, निश्चित तौर पे हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं
और सालों से राजनीति में काम कर रहे हैं। राजनीति और समाज सेवा मैं समझता हूं एक सिक्के के दो पहलू हैं और हम सभी किसी न किसी धर्म को आधार मान करके जीवन जीते हैं। हम सनातन धर्म के साथ हैं। पूरे देश में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का मान्यता है, वो भारत के सनातन को जोड़ने के लिए निकले हैं। कहीं ना कहीं से एक मन में भाव भी था और एक आग्रह भी था गुरु जी का भी, तो उसको अंजाम देने का प्रयास किया है। मैं ये मानता हूं कि शायद मैंने कोई दुस्साहस नहीं किया है और सभी हमारे इस्पात नगरी से लेकर के संपूर्ण दुर्ग शहर से लेकर के दुर्ग जिले से लेकर के सभी का काफी अच्छा समागम था। एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा जी, बड़ा आयोजन, धार्मिक आयोजन, और इस आयोजन में हमारे शहर की धर्म स्वावलंबी जो जनता है उनका बहुत ही अनुशासन के साथ में एक सफलता हमको मिली। तो मेरे जीवन में मैंने स्वयं एक ही आयोजन किया आप सभी के सहयोग से, तो मैं तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि इसको अन्यथा या किसी दूसरे चश्मे से क्यों देखना चाहिए। नहीं, मैं तो अपने ही चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इन 2 साल के कालखंड में आपने सबसे बड़ा आयोजन किया, तो आपके इस आयोजन की सफलता ने बेचैन किसको किया? कांग्रेसियों को ज्यादा किया या भाजपाइयों को ज्यादा किया? देखिए, जो धर्म से विमुख हैं, जो सच्ची राह पे नहीं चल रहे हैं, जो धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी बीच में जब अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो मुझे कोरबा लोकसभा क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत आश्चर्यचकित था, जहां हमारा सनातन था, आज उस सनातन की जगह पे कहीं ना कहीं मतांतर हो रहे हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जीवन के साथ में राजनीतिक जीवन पर भी पड़ता है। तो निश्चित तौर पे जो धर्म से विमुख हैं उनको जरूर कहीं ना कहीं उनके मन में एक कोई भाव आया होगा। मैं तो यही कहता हूं कि सब तो साथ धर्म से विमुख किसमें, भाजपा में ज्यादा दिख रहे हैं वो या कांग्रेस में ज्यादा दिख रहे हैं? चलिए और स्पेसिफिक करता हूं, राकेश पांडे जी के इस विराट आयोजन ने किसको ज्यादा बेचैन किया? रिकेश सिंह जी को किया, ललित चंद्राकर जी को किया, प्रेम प्रकाश जी को किया, विजय बघेल जी को किया? किसके प्रति मैं थोड़ा सा चिंता का भाव रखूं? किसी को भी कोई चिंता की बात नहीं है। सबके सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ है और सभी को ससम्मान आमंत्रित किया। यथासंभव सभी का योगदान था। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। कितने शानदार आयोजन के लिए आप सभी को भी आप अपने समर्थकों को इतना निराश क्यों कर रहे हो राकेश भाई? जो आपके साथ में इतनी संभावनाएं देखते हैं, 2 साल के अंदर इतनी संभावनाशील आप दिखाई दे रहे हैं, अब उस संभावना को अभी रोकना क्यों चाहते हैं? 2 साल की बात मत करिए हिमांशु जी। मैं तो समझता हूं कि जीवन के करीब करीब आने वाले 3 साल बाद 4 दशक हो जाएंगे काम करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में, तो 2 वर्ष तो बहुत कम है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि 37 साल के राकेश पांडे जी के संघर्ष के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो चलिए राकेश भाई ये बताओ, आपका संघर्ष तो अपनी जगह, 2 साल के कालखंड को लेकर आपकी कोई टिप्पणी है? जी हाँ, इच्छा है कि भैया 2 साल में जो कुछ हुआ है इसके बाद 3 साल बाद मैं भी कुछ उम्मीद कर सकता हूं, या जैसा चल रहा है इसके बाद रहने दो, अभी 40 साल ऐसे ही जाने दो? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 2 साल पहले हमारी सरकार बनी। देखिए, अभी हमारे यहां विशेष राजधानी क्षेत्र की जो बात हो रही थी, तो निश्चित तौर पे सरकार यदि संवेदनशील है तो हमारा दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर से टच होता हुआ राजनांदगांव तक के, यह हमारा एक तरीके से अर्बन एरिया। मेरा ये कहना है कि शहर के विकास के बारे में सरकार को चिंता करना और साथ ही साथ वर्षों से जो समस्या, नक्सलाइट समस्या, आज हमारे
राज्य की प्रगति को दंश कर रही थी, कहीं ना कहीं डस रही थी, आज उस पे आज हम विजय पा रहे हैं। आज हमारा सुदूर बस्तर, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अभी दिल्ली में हमारा एक हमारे विभाग का, मुझे एक छोटा सा जी। दायित्व है मेरे पास में खादी ग्रामोद्योग का, तो हमको वहां पे ट्रेड फेयर में काम करने का मौका मिला। हमारे यहाँ बस्तर क्षेत्र से हमारे वह आदिवासी भाई बहन जो कला के क्षेत्र में काफी अच्छे बुनकर, वो इतने उत्साह के साथ में आके अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे और पूरे देश को लोग उसको सराह रहे थे कि क्या ये बस्तर के हमारे आदिवासी भाई हैं। तो हमने उनको निश्चित तौर पे आशा दी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है अब वो नक्सलाइट से मुक्त हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। अब मेरी परेशानी यह है कि मैं राजधानी में प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिला संवाद कर रहा हूं और दुर्ग में बैठा हूं। तो 37 साल के संघर्ष के बाद जगदलपुर में कोई संभावना देख रहे हो क्या राकेश भाई, जो मुझे बस्तर ले जा रहे हो? कुछ बात दुर्ग के संदर्भ में बताओ। दुर्ग में 2 साल के अंदर ऐसा क्या काम हुआ इस सरकार के दौरान, या 5 साल में जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार में नहीं हो रहा था, और यहां हो पाया, जो आपके मन को संतोष देता है, जो आपको राहत देता है कि ये परिवर्तन हो गया, तो चलो ये काम कम से कम यहां हो गया। चूंकि मेरे पास दायित्व प्रदेश का है और हमारे विधायकगण मंच पे मंचासीन है, हमारे पूर्व बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हमारे दल के सरकार में पहले रहे हुए, तो निश्चित तौर पे आपने यहां स्थानीय स्तर पे जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उनकी जिम्मेदारी उनके पास में है और वो लगातार क्रियाशील हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे जो विभाग मेरी सरकार ने दिया है, मैं उसमें सतत प्रयत्नशील हूं। दुर्ग में चूंकि हमारे विभाग के मंत्री भी रहते हैं जी, माननीय आदरणीय गजेंद्र यादव जी भी, वो मेरे विभाग के मंत्री हैं, तो हम सभी उनके प्रयास से यहां पे बहुत प्रोडक्शन यूनिट को हम लोगों ने अभी प्लान किया हुआ है। हमारे बुनकर भाइयों के लिए हमने 6 प्रोडक्शन यूनिट डाल रहे हैं। उसके साथ ही जो हस्तशिल्प में जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए भी हम भिलाई, स्पेशली हमारा वैशाली नगर, कुर्सी पार क्षेत्र और साथ ही साथ दुर्ग शहर का जो ग्रामीण भाग है, वहां पे हम अभी 6 अपने वर्कशॉप खोलने जा रहे हैं और ये मेरे विभाग के लिए मैं सरकार की तरफ से प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां राकेश पांडे जी के लिए। एक आयोग की जिम्मेदारी बामुश्किल 6 महीने पहले उन्हें मिली और उसमें कम से कम वो इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं वापस राकेश जी आपके पास आता हूं आखिरी दौर की बातचीत करने के लिए। एक नाम जो भिलाई दुर्ग के साथ आता है, वो आता है भिलाई स्टील प्लांट का। एक समय भिलाई स्टील प्लांट समाधान दिखता था, आजकल जब भी भिलाई स्टील प्लांट का जिक्र आता है तो उसके साथ समस्याएं आती हैं। राकेश सिंह जी की राजनीति में कितनी बड़ी परेशानी है ये भिलाई स्टील प्लांट? देखिए, निश्चित रूप से भिलाई की जो पहचान भी है और प्रदेश की जो पहचान भी है, उसमें प्रमुख रूप से भिलाई स्टील प्लांट का एक अपना योगदान है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और आज ये जो भिलाई खड़ा है, ये भिलाई स्टील प्लांट के कारण खड़ा है। कई संवैधानिक संकट शायद उस विभाग में हो सकता है, जिसका परिणाम हम सबको भुगतने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जब नेतृत्व की कमी आती है तो भी वो विषय आता है कि कई आर्थिक संकटों से भिलाई स्टील प्लांट गुजरता है, उसका भुगतान हम सभी को होता है। अभी वर्तमान में पिछले 2-3 साल या पिछले 5 साल की बात अगर हम कर लें, पिछले 5 सालों में भी कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग भिलाई स्टील प्लांट के दफ्तर का घेराव करने लगे हैं। उसका मूल कारण यही समझ आता है कि लोग कहीं ना कहीं थोड़े तकलीफ में तो हैं यहाँ के रहवासी, और अगर भिलाई इस्पात संयंत्र में अपने पसीना बहाने वाले अगर मजदूर कर्मचारी अगर परेशान हैं, तो फिर भिलाई भी परेशान है। और इसे लेकर लगातार जो है हम सब लोग मिलकर केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव आएगा और एक बदलाव आ भी गया है। एक भिलाई स्टील प्लांट को एक बड़ा MOU जो है भारत सरकार के साथ जो हुआ है, जिसमें जो अब मेट्रो की जो रेल है, बुलेट ट्रेन चलने वाली जो रेल है,
अब वो जो है भिलाई स्टील प्लांट में बनेगा, जिसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्लांट का जो विस्तारीकरण है, एक नए तरीके से सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के कुछ हिस्से को लेकर प्लांट का हिस्सा भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में इस समस्या का समाधान भी होगा। अब आपने बताया कि देखो बुलेट ट्रेन का जो निर्माण है या उसकी जो भी रेल लाइन है वो भिलाई में बनेगी, अच्छी बात है। पर लोग तो मेट्रो चाह रहे हैं रायपुर और भिलाई के बीच में, उसके संदर्भ में कोई बात हुई है? नहीं, बिल्कुल बात हुई है। और इसके लिए 3 करोड़ रुपए आप हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने सर्वे के लिए सबसे पहला पैसा रिलीज इस पिछले बजट में किया है। और भिलाई से लेकर जो है रायपुर नहीं, रायपुर के आगे भी। देखिए भाई, बजट में प्रावधान 3 करोड़ का किया गया। नया बजट सिर्फ सर्वे के लिए नया बजट आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। पता किए आप और ललित भाई कि वो पैसे खर्च भी हुए कि नहीं हुए, कि केवल बजट में प्रावधान रह गया? नहीं, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जागरूक जनप्रतिनिधि जिले में है, विपक्ष भी जागरूक है, हम भी जागरूक हैं, और लगातार जो है इस पे काम चल रहा है और पैसा रिलीज भी हुआ है, टेंडर प्रक्रिया भी हुआ है। बहुत जल्दी जो है इसका सर्वे स्टार्ट होने वाला है। तो मैं ललित जी वापस आपके पास आता हूं। आप थे हमारे साथ में मौजूद, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए, वो आपके स्थानीय सरकार के जनप्रतिनिधि सम्मानीय महापौर लोग थे, बड़ी शिकायत कर रहे थे दुर्ग में अफसरशाही बहुत हावी हो गई है। अब अफसरशाही से अगर महापौर परेशान है तो उससे ज्यादा तो विधायक परेशान होगा। कितनी सच्चाई थी ये अफसरशाही में? कौन कौन अफसर परेशान कर रहे हैं? कहीं कोई अफसरशाही हावी नहीं है। कभी कभी कुछ जनप्रतिनिधि को या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता होगा या कहीं काम करने में, लेकिन काम लगातार हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और काम निरंतर चलने का प्रक्रिया है। सरकार बदलती है, निश्चित तौर पे वो जैसा चाहते हैं कि पहले जैसे काम हो, उस रूप में हो सकता है, वैसा ना हो। पहले कैसे काम होते थे? पहले काम आप भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं। नहीं, हम नहीं समझते, आपको बताना पड़ेगा कैसे होते थे। पहले काम सब जान रहे हैं, कितने भ्रष्टाचार की प्रत्येक खुली हुई है। कई लोग जेल में, कई अधिकारी जेल में हैं, कई नेता लोग भी जेल में हैं। उससे साफ समझ में आता है। और ये सरकार पारदर्शिता से सरकार चल रही, ईमानदारी से चल रही है। जनता का पैसा जनता के लिए लगना चाहिए, इसके लिए कृत संकल्प है। देखो ललित भाई, नेता जेल में, अफसर जेल में है, ये बात तब समझ में आती है कि वही सरकार बनी रहे और अफसर जेल में। देखिए, नेता जेल में लगे तो लगता है कि वाकई कोई मसला है। पार्टी बदल जाए और पूर्ववर्ती सरकार के लोग जेल में हों तो जरूरी नहीं है कि उसको इसी दृष्टि से देखा जाए। थोड़ा विस्तार के साथ बताओ। जब आपने कहा कि वो पहले जैसा चाहते थे, अब वैसा नहीं होता है, तो कुल मिलाकर महापौर है भाई, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, अपने इलाके का प्रथम नागरिक है। आप सामने बैठे थे, आपके सामने बोलकर चले गए वो कि अफसरशाही बहुत हावी है। तो क्या कहते हैं ललित भाई, या ये आपके इशारे पर ही सारी अफसरशाही हावी है? ना, ये कानून से चलने वाली और नियम से चलने वाली सरकार है जी। यहाँ नियम प्रक्रिया के तहत ही काम होगा। और नियम प्रक्रिया के तहत अगर कोई भी किसी काम के लिए जाएगा तो मैं नहीं सोचता उससे किसी को परेशानी हो। तो फिर आपसे समझना ये चाहता हूं, अच्छा वाला दुर्ग नगर निगम था, अच्छा वाला भिलाई नगर निगम था, अब पता नहीं कौन सा इधर नगर निगम हो गया, इधर कौन सा नगर निगम हो गया। ये नगर निगम जो इधर उधर हो गए, टुकड़े टुकड़े, ये समस्या बने हैं या समाधान बने हैं? हाँ, अब देखने के तरीके से, लेकिन एक निश्चित तौर पे अगर वो क्षेत्र का विकास अगर होना है तो एक निगम अगर बना है तो वो सही है। और अगर निगम का प्रस्ताव अगर होता है, जैसे निगम का भिलाई निगम का 2 भागों में बट हुआ, एक भिलाई और एक रिसाली, तो निश्चित तौर पे रिसाली में कहीं न कहीं विकास की गति तेज होती है। नगर नए निगम बनने से फंड ज्यादा आते हैं, नए निगम। मतलब आपका मानना है कि रिसाली नगर निगम जो बना दिया गया तो आपके विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई? मानते हैं आप इस बात को? नहीं, ये सोच रहता है कि हम अगर कुछ करने जा रहे हैं, क्षेत्र के जनहित में करने जा रहे हैं, जनता के लिए करने जा रहे हैं, कभी कभी हम चाहते हैं जैसे सोचते हैं वैसे नहीं हो पाता। अरे तो खुल के बताओ ना ललित भाई, ना तो आप हाँ भर रहे हो ना कर रहे हो। या तो बोलो कि ये बहुत गलत हो गया, नाश हो गया हमारे विधानसभा क्षेत्र का, या फिर मानो यार ताम्रध्वज जी क्या कमाल का काम किए, स्वर्ग अगर बसा तो यही बसा। मैं बता, काम करने की तरीके से होता है। कोई भी चीज अच्छे के लिए बनता है, अच्छे सोच के साथ सभी बनाते हैं, लेकिन
कभी कभी काम करने के तरीका में फर्क होता है। हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं, कहीं जो गलत है उसको ठीक करने का, और आने वाले समय में रिसाली भी जिस सोच के साथ वहां जनता ने जो विश्वास किया था, जो निगम बना था, तो उसको हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जरूर पूरा करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं मैं। मतलब अभी जो महापौर है वो ठीक काम नहीं कर रहे, अब महापौर बदले तो काम ठीक हो, या अधिकारियों से ठीक करा दे रहे हो? मैं बताया ना, सरकार निश्चित तौर पे बदलती है तो उसका कुछ ना कुछ चेंज होता है उसमें, और वहां पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर तो उनका जो तरीका होता है, उनकी सरकार है तो उनका काम करने का तरीका अलग होता है, हमारी सरकार, हमारे काम करने की तरीका अलग होता है। हम लोग, हमारी सरकार में हम लोग नियम से चलने वाले हैं और पारदर्शिता से चलने वाले हैं। पारदर्शिता से चलने वाले, कुल मिला के काम ठीक कर देंगे, ऐसा ललित जी बता रहे हैं। तो मुकेश जी, आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास 2 साल में आप ये तो समझे नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, पर 3 साल बाद कुछ आपके लिए ठीक हो पाए, इसके लिए क्या देख रहे हैं? हम लोग निश्चित रूप से जो कमियां, ललित भाई की बहुत सद्भावना है आपके प्रति, आपकी आवाज बुलंद रहे, तुरंत अपना माइक तक दे दिए। ललित भाई क्या बात है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से हम सब साथ वाले हैं। तो लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हो कि अलग अलग वाले हैं? इसी शहर में पैदा हुए हैं सर, इसी शहर में खेले कूदे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब साथ के हैं। कहीं पर कोई विचारधाराओं में, राजनीतिक विचारधाराओं में निश्चित रूप से प्रतिद्वंदता है, बट इसके अलावा हमारी किसी के साथ कोई अच्छा, प्रतिद्वंदता ऐसा तो नहीं कि अपने यहां पे इतनी लड़ाई हो जाती है कि अब दूसरी पार्टी में ही अपने दिखते हैं? नहीं। देखिए, विचारधाराओं में जब फर्क होता है तो निश्चित रूप से लड़ाइयां भी होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं होता है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है। चलिए, लेकिन आगे तो बताइए, 3 साल के बाद में आपकी कुछ बात बने, आपकी पार्टी की कुछ बात बने, इसके संदर्भ में क्या देख रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोगों की जो कमियां थी, कुछ कमियां जैसे रही होगी कि भाई जैसे हम ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए होंगे, अपने कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम ग्राउंड लेवल पे अभी एज ए जिला अध्यक्ष मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर, बूथ स्तर पे जाकर काम कर रहे हैं। और लेकिन आप हमें पहले चरण में तो बता रहे थे कि हम लच्छेदार भाषण नहीं दे पाए, तो बतौर जिलाध्यक्ष ऐसी कोई कार्यशाला वगैरह आप रखने वाले हैं अपने नेताओं के लिए कि जिसमें लच्छेदार भाषण देना वो सीख लें? क्योंकि आपने एक ही वजह बताई कि हम 2 साल पहले क्यों हार गए, वो हमें लच्छेदार भाषण देना नहीं आया। मूल स्वभाव तो सीखेंगे कि नहीं? जो सच है वो सच रहेगा, मूल स्वभाव को तो हम छोड़ेंगे नहीं। भाषण, लच्छेदार भाषण देना तो नहीं सीखेंगे जी। तो मूल स्वभाव है, जमीन पे जाएंगे, कार्यकर्ताओं के पास मतलब जाएंगे। 3 साल बाद भी आपसे कोई उम्मीद ना करें। आपने हार की वजह बताई लच्छेदार भाषण भाजपा के, और अभी भी आप जिद के साथ कह रहे हो हम तो ना सीखेंगे, तो मतलब जीतने की कोई इच्छा नहीं आपके अंदर? लेकिन जीतेंगे, पब्लिक जिताएगी, जनता समझदार है, जनता जिताएगी। अरे अभी तो आप बताए कि जनता की समझ में नहीं आया, लच्छेदार भाषण में फंस गई। हम जो है वहां पर बहुत प्रयास किए, काफी विकास किए, लेकिन किसी कारण से उन्होंने हमको स्वीकार नहीं किया, तो हम अपनी हार को स्वीकार किए हैं। मुकेश भाई, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, क्या डर है जिसके कारण से आप बोल नहीं रहे हो? नहीं, कोई डर नहीं है। तो थोड़ा बताओ तो सही, आगे के लिए क्या देख रहे हैं? आपको क्या समझ में आया? इनसे तो पूछ लिया हमने कि 2 साल में क्या कमाल किए, आपने अपने तरीके से बता दिए। ललित भाई तो अपनी आगे की 3 साल की योजना भी बता दी, मैं अपने क्षेत्र में ये अभी जो सरकार विफल है, जो सरकार ने सारी योजनाओं को जो बंद किए हैं, जो जनता परेशान हो रही है, वो सारी हम लोग ना किसी न किसी माध्यम से, अपने प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे इनके अगेंस्ट की हल्ला बोल के माध्यम से, हम सारी इनकी विफलताओं को जनता के सामने लाने का काम अभी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा की विफलता को जनता के बीच लाने की कोशिश मुकेश चंद्राकर जी करेंगे, ये उनका कहना है। अब आखिरी टिप्पणी आपकी चाहिए राकेश भाई, और आपसे जानना यह है कि 3 साल बाद ये सरकार बनी रह पाए, इसकी क्या उम्मीद देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? देखिए, जब हम सरकार में आते हैं तो वादे लेके आते हैं जी, और जनता वादों का लेखा जोखा मांगती है, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी के नाम से जानते हैं। जी, देखिए, महतारी वंदन का वादा करके किसानों को उनका पर्याप्त जो हमारे बोनस की बात थी,
इन वादों के साथ में हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और लगातार उन वादों को पूरा कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ में जो हमारे राज्य की, जैसा मैंने पहले बताया, जो सबसे प्रमुख समस्या थी नक्सलवाद, उसको समाप्त किया और लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के। तो मैं समझता हूं कि वादों की पूरा करने की शुरुआत हो गई है। शहरों में, शहर से लेकर के गांव तक विकास हो रहे हैं। किसानों के जो हमने वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। वनवासी क्षेत्र में हमने जो वादे किए थे, तेंदुपत्ता के रेट बढ़ाने की बात की थी, उस वादे के साथ में आज हम उनके बीच में खड़े हैं। तो क्यों ना हम आशा करें कि 3 साल बाद हम, अभी हमारे जितने विधायक हैं उनसे ज्यादा विधायकों के साथ वापस आएंगे। हमारे 2 साथियों ने अपने माइक रख दिए, पर उनकी टिप्पणी चाहिए। और जानना यह है, भाजपा में कब कौन क्या हो जाए पता नहीं चल रहा। तो 3 साल बाद के लिए कहानी हो रही है। तो राकेश भाई, ललित भाई, ये बताओ 3 साल बाद के लिए क्या देख रहे हो? विधायक के तौर पर ही जनता के बीच जाने का देख रहे हो, या कुछ और बदलाव की भी उम्मीद अभी बची हुई है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों का, आप मध्य प्रदेश में देख लो, चाहे हरियाणा में देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ में, जिन जिन का इंटरव्यू डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने लिया, उनका भविष्य तो उज्जवल है। वो मुख्यमंत्री भी बने हैं, कैबिनेट मंत्री भी बने हैं और केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप इंटरव्यू ले रहे हो। और हमारी संभावनाएं तो हमारी पार्टी तय करती है, और कार्य अच्छा होता है तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। क्या बोल रहे हो ललित भाई? जी कुछ नहीं, ललित जी से भी पूछ ले। आपने तो अपनी उम्मीदें कहां तक हैं वो बता दी, थोड़ा ललित जी से भी तो जान ले। निश्चित तौर पे हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, और पार्टी ने भी इस समय विधानसभा का टिकट दिया, विधायक बनाया, अभी हम सरकार भी बनी सबके जनता के सहयोग से। तो हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का जो आदेश होगा उसमें हम लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता लोग, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करते हैं कार्यकर्ताओं को कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पार्टी का जो आदेश होगा, सभी पार्टी में नेता ही तय करते हैं किसको क्या करना है। कार्यकर्ता कभी तय कर पाते हैं क्या किसको क्या करना है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है, एक बूथ स्तर के काम करने वाले को भी मिलता है। ये हमारी पार्टी में है, और कब कौन क्या बनेगा किसी को मालूम नहीं चलता। ये हमारी पार्टी में। तो कुल मिला के हौसला भी है, उम्मीद भी है, भरोसा भी है भाई ललित चंद्राकर जी और रिकेश सेन जी को, और राकेश पांडे जी के साथ हमारी शुभकामनाएं। 37 साल का संघर्ष, कभी तो मुकाम तक पहुंचे। और जहां तक मुकेश जी की बात है, तो मुकेश जी के पास जिले का दायित्व है। जिले का दायित्व कब क्षेत्र के दायित्व में बदल जाए, तो उसके लिए उनकी शुभकामनाएं। और आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संवाद का हिस्सा होने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं सोनल जी